नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है या तो इस घर में यह रहेगा या मैं रहूँगा। आपका दिल इतना पत्थर और निर्दयी कैसे हो सकता है? मम्मी, आप एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द कैसे नहीं समझ पा रही हैं? मैं नीलम को इस हालत में कहाँ लेकर जाऊँगा? आप सब यह चाहते हो कि हम इस घर में ना रहें, तो हम चले जाएंगे, पर कम से कम नीलम के डिलीवरी तक रुकने दो। इतनी दया तो कर दो मम्मी। प्रमोद गिड़गिड़ाते हुए अपनी मम्मी से कहा। पर प्रमोद की मम्मी निर्मला जी और उसके पापा अंगद जी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रमोद के पापा अंगद जी को अपने बड़े बेटे विनोद यानी प्रमोद के बड़े भाई से बहुत ज़्यादा लगाव था। विनोद हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों से माँ और पिताजी को बहलाए रखता था और हमेशा यही दिखाना चाहता था कि वो बिजनेस अकेले संभाल रहा है। प्रमोद तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाता है और निर्मला जी को अपनी बेटी और बड़े बेटे के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। प्रमोद की अपने भाई विनोद के साथ बिजनेस को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई तो निर्मला जी और अंगद जी ने प्रमोद को अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने को कह दिया, क्योंकि विनोद ने अंगद जी से कह दिया था या तो इस घर में यह रहेगा या मैं रहूँगा। इसीलिए नीलम का 8वां महीना पूरा होने के बावजूद भी वह दोनों एकदम कठोर हो गए। उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि ऐसी हालत में नीलम कहाँ जाएगी। ऐसे मुश्किल समय में नीलम के मायके वालों ने नीलम का साथ दिया। नीलम बच्चा होने के बाद 2 महीने बाद तक अपने मायके में रही। उसके बाद प्रमोद उसे लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। बिजनेस में भी मामूली सा ही हिस्सा मिला था प्रमोद को। वो जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। उसके माता पिता और भाई बहन ने उससे अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। इधर बिजनेस में विनोद से कोई भी हिसाब किताब पूछने वाला नहीं था, ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। अगर सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ विनोद के साथ हुआ। उसने सारा पैसा अपनी अय्यासी में उड़ा दिया और बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। अंगद जी से यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और हृदयघात के चलते वो चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद विनोद का व्यवहार एकदम से बदलने लगा। वह रोज रोज अपनी माँ निर्मला जी के साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह रोज शाम को शराब पीकर आता और निर्मला जी को घर से निकालने की धमकी देता। तो अब जाकर निर्मला जी को प्रमोद की याद आई। कहते हैं ना, दयालु व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा झेलता है। एक दिन निर्मला जी ने प्रमोद को फ़ोन किया। बेटे ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो निर्मला जी ने रोना शुरू कर दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करी। प्रमोद और नीलम को उनके ऊपर तरस आ गया और निर्मला जी प्रमोद के साथ रहने लगीं। पर अभी भी वो प्रमोद के पीछे से नीलम को ताने मारती रहती थीं। असल में निर्मला जी को लगता था कि उनका बड़ा बेटा उन्हें मनाने ज़रूर आएगा और अपने साथ वापस घर ले जाएगा। एक दिन उन्हें अचानक से बैठे बैठे सीने में दर्द हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा है। अपनी अंतिम सांसें गिनती निर्मला जी अपने बड़े बेटे के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी। प्रमोद को ये सब बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, इसीलिए उसने ही बड़े भाई को फ़ोन लगाया और माँ को फ़ोन दे दिया। विनोद फ़ोन पर कह दिया, माँ ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम आ गया है, अभी कुछ देर बाद आता हूँ। बेचारी यह कह पाती कि बेटा कुछ देर बाद पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, उससे पहले ही उनका बेटा फ़ोन काट चुका था। अब निर्मला जी भी जान चुकी थी कि अपने पापों का प्रायश्चित करने का यह आखिरी मौका है, इसलिए रह रहकर अपने बेटे प्रमोद और नीलम से अपने द्वारा उनके ऊपर किए गए जुल्मों की माफ़ी मांग रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत
में देख परेशान सा प्रमोद अपनी माँ से भर्राए गले से बोला, माँ बस आप ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलम ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, मम्मी जी जो हो चुका उसे भूल जाइए। हम आपको माफ़ करने वाले कौन होते हैं? ऊपर वाले के पास सबका लेखा जोखा होता है और हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित हमें हमारी भूल का एहसास होना होता है। निर्मला जी से चैन की सांस भी नहीं ली जा रही थी। रह रहकर उन्हें याद आ रहा था कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू के ऊपर ही सारा प्यार दुलार लुटाया। घर में नियम कानून भी दोनों बेटों के लिए अलग अलग बना रखे थे। प्रमोद और नीलम अपने ही घर में अजनबी महसूस करते थे। यहाँ तक कि निर्मला जी ने कभी भी नीलम के बीमार होने पर भी उसकी देखभाल नहीं की। फिर भी निर्मला जी के मुश्किल समय में हमेशा नीलम ही उनके काम आई। निर्मला जी के बाकी दोनों बच्चों के पास तो उनसे मिलने का भी फुर्सत नहीं था। निर्मला जी के कमरे के बाहर बैठी नीलम सोच रही थी कि कैसे पूरी जिंदगी मम्मी जी ने मेरे साथ अन्याय किया, यहाँ तक कि पोते पोतियों में भी भेदभाव किया। पर आज क्यों प्रमोद और मैं उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं? क्या हमारी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? अगर आज मैं भी उन्हीं की तरह पत्थर बन जाऊं तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? उनके कर्म उनके साथ हैं और मेरे कर्म मेरे साथ। यह सब सोचकर नीलम उठी और सासू माँ के लिए दवाइयाँ लेने चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।